मॉर्निंग एवरीवन। अब हम लोग साइंस के बाद आ जाएंगे ज्योग्राफी का सेक्शन को देखने के लिए। वीडियो का फुल लेंथ टेस्ट 1 है। थोड़ा लेट हो रहा है स्टूडेंट्स, इसके लिए आप परेशान ना हो, ये आपकी सुविधा के लिए है। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। जल निकाय और उनकी अवस्थिति पर विचार करें। कांवर झील बेगूसराय, गोगाबिल झील कटिहार, उधवा झील दरभंगा। उपयुक्त में कौन सा गलत युग्म गलत है? ठीक है, तो कांवर झील तो भाई बेगूसराय में अवस्थित है, गोगाबिल झील भी कटिहार में है, उधवा झील दरभंगा ये गलत है। दरभंगा में अनेक ऐतिहासिक झील हैं, जिसमें आपका हरही झील, दिग्घी झील, गंगा सागर झील, इसके अलावा कुशेश्वर स्थान झील, ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कुशेश्वर स्थान काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। पर मगर उजवा झील नहीं है। उजवा झील की अवस्थिति साहेबगंज में है। ये जो है गंगा के पुराने मार्ग पर स्थित राजमहल पहाड़ियों पर स्थित है। ठीक है, और यहाँ उजवा जो है आपका उधवा, यहाँ पर क्या है, एक जो है पक्षी अभयारण्य भी है। ठीक है, इसलिए हमारा ऑप्शन सी गलत होगा, ऑप्शन ए और बी सही होगा। कांवर झील बेगूसराय में स्थित है और ये बिहार की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। और ऑक्सबोर लेक है, गोखुर झील जिसको कहते हैं। ठीक है, और यह बिहार का एक रामसर स्थल है। वहीं गोगाबिल झील भी जाएंगे तो गोगाबिल कटिहार में स्थित है। ये गंगा के पुराने मार्ग पर अवस्थित है। ठीक है, गंगा से इसको वाटर का सप्लाई होता है। ठीक है, और बिहार की महत्वपूर्ण आर्द्र भूमि भी है। इसके अलावा ये एक कम्युनिटी वेटलैंड भी है, इस चीज़ को भी ध्यान में रखना है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, गोगाबिल झील। इसके अलावा कबरतल झील जो आपका, वो भी एक बेगूसराय में कबरताल को ही कबरतल लिख दिया है यहाँ, कबरताल बेगूसराय, वो भी रामसर साइट है। विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य भागलपुर में है। अगला क्वेश्चन आ जाता है कि भारत की जनसंख्या घनत्व 383 वर्ग किलोमीटर प्रति व्यक्ति है। प्रति वर्ग 383 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। पहला जो स्टेटमेंट है वो है हमारा। दूसरा स्टेटमेंट 1951 से 2011 तक जनसंख्या घनत्व 260 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। तो असत्य कथन को चुनना है। तो इसमें जो होगा, भारत की जनसंख्या घनत्व जो है 383 वर्ग किलोमीटर तो है कि नहीं? नहीं है, 383 गलत है, 382 वर्ग किलोमीटर प्रति व्यक्ति है। और वहीं जब 2023 और 25 के अनुमानित आंकड़ों के अनुसार वर्तमान घनत्व जो है आपका 480 से 490 है, ये बढ़ गया है। अभी तो जो आपका सेंसस है उसका कोई डाटा है नहीं, ये अलग अलग माध्यम से डाला हुआ नीति आयोग वर्ल्ड बैंक का डाटा है। 480 से 490 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, और अगर दूसरा स्टेटमेंट देखें तो 1951 से 2011 तक जनसंख्या घनत्व 260 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। तो सबसे पहले हम 1951 का जनसंख्या घनत्व देखेंगे, तो था क्या मेरा 117, और जब वहीं 2011 का देखेंगे जो अभी जस्ट हम लोग देखे 382, तो वृद्धि कितना हो जाएगा, लगभग 265 के आसपास का, तो 260 है। ठीक है, तो ये भी विकल्प गलत ही हो जाता, मगर ये उसके नियरेस्ट है 260, तो यहाँ लगभग रहता तो ये चल जाता। ठीक है, इस हिसाब से ना तो एक ना तो दो होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ज़्यादा विवाद का बात है नहीं, इस चीज़ पे खाली ध्यान देना है। ठीक है, अगर स्पष्टता वाली बात हो तो 265 ही होगा। ठीक है, इस हिसाब से वो विकल्प सही नहीं लगता। तो कथन एक और कथन दो दोनों ही यहाँ गलत होंगे। ठीक है, निम्न कथनों पर विचार करिए। ये डाटा है ना, ये एग्जैक्ट है, एग्जैक्ट आ रहा है, तो इसमें 5 को हम घटा बढ़ा नहीं सकते, नियरेस्ट अबाउट नहीं कर सकते, यहाँ पे नहीं चल सकता ये डाटा। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। वैसे भी आयोग जो है अपना क्वेश्चन को गलत करने के लिए, एक गलत को सही और सही को गलत करने के लिए 100 बहाने देता है। तो हमें ऐसा नहीं करना है भाई, हमें ऐसा आंसर लेना है जो बिल्कुल एक्यूरेट सही हो, जिसको कि हर एक बुक और सोर्स के आधार पर हम वेरीफाई कर सके। तो यहाँ पे ना तो एक ना तो दो ही होगा। ठीक है, निम्न कथनों पर विचार करें। अब क्या आता है, चारा फसलें जायद फसल के उदाहरण हैं। जायद की फसलें अप्रैल से जून के मध्य बोई या काटी जाती। तो इसमें क्या कह रहा है कि सत्य कथन का चयन करें। ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं पहला स्टेटमेंट क्या है। चारा फसलें जायद फसलें के उदाहरण हैं। जायद फसल होती क्या है? जायद फसल वो फसल होते हैं जो मार्च अप्रैल में बोए जाते हैं और जून जुलाई में काट लिए जाते हैं। ठीक है, और ये जो होता है कॉमर्शियल होता है, ये जो होता है पैसे के लिए हम लोग उगाते हैं। ठीक, तो पहला तो स्टैंडर्ड इस पे खत्म हो जाएगा कि चारा फसलें हम पशु ज़रूरत के लिए उपजाते हैं, इससे हमें कोई भी कमर्शियल बेनिफिट नहीं होता है। तो यहाँ पे कट जाएगा। और सेकंड बात कि जायद फसल का जो चक्र मैं बता रहा हूँ, मार्च अप्रैल से लेकर के जो जून जुलाई है,
उस दौरान जो है जायद चारा के फसल बोए भी नहीं जाते हैं। इस वजह से जो पहला स्टेटमेंट है ये आपका गलत हो जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट में जाएंगे तो जायद की फसल अप्रैल से जून के मध्य बोई एवं काटी जाती है। जो जायद फसलें होती है वो अप्रैल से जून के मध्य बोई जाती है और काटी जाती है। ये स्टेटमेंट सही है, क्योंकि मार्च से अप्रैल के बीच बुआई और जून से जुलाई के बीच कटाई, तो ये स्टेटमेंट सही है। इस हिसाब से आपका स्टेटमेंट दो सही हो जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, केवल दो, अर्थात बी। अब हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर, जो भारत में तीन मुख्य फसल हैं वो है खरीफ। सबसे पहले जो जून जुलाई में बुआई होंगे और सितंबर अक्टूबर में कटाई होगा, जिसमें मोस्टली ये बारिश का समय होता है। धान, मक्का, कपास, जो महाराष्ट्र के क्षेत्र है वहाँ कपास, ज्वार, बाजरा, मोटा अनाज के लिए, तो ये खरीफ में होता है। इसके अलावा जब राबी में जाते हैं हम, तो ठंड यहाँ पर स्टार्ट होने वाला होता है। अक्टूबर नवंबर में इसकी बुआई हो जाती है और मार्च अप्रैल में कटाई हो जाती है, जिसमें वैसे फसल जिसमें पानी की ज़रूरत कम होती है, तो गेहूँ, जौ, चना, सरसों और आलू आदि जो है इसमें उगाए जाते हैं। और वहीं जब जायद में जाएंगे तो मार्च अप्रैल में बुआई और जून जुलाई में कटाई। ये कमर्शियल क्रॉप होते हैं मोस्टली, जिसमें आपको तरबूज, खरबूज, ककड़ी, सब्जियां, मूंगफली इत्यादि उपजाए जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें, संबंधित क्षेत्र और खनिज। ठीक है, गुआ मैग्नीज, रत्नागिरी लोयस्क, शिवमोगा मैग्नीज, चंद्रपुर लोयस्क। अब पूछ रहा है कि उपरोक्त में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। ठीक है, तो गुआ ये तो है झारखंड में, वहाँ मैग्नीज नहीं मिलता है, लोएस जरूर मिलता है। ठीक है, ये गुआ जो है ये मैग्नीज नहीं मिलता है, यहाँ पे लोएस क्या दिखता है। रत्नागिरी है, ये महाराष्ट्र में है। जब आप गोवा की ओर बढ़िएगा, पुणे से गोवा के लिए, तो सॉरी बॉम्बे से गोवा के लिए जब बढ़िएगा, तो रास्ते में ये रत्नागिरी नाम की जगह आती है। ठीक है, पहले आएगा चिपलून, फिर रत्नागिरी, ऐसे करके आते हैं। तो ये रत्नागिरी जो है यहाँ लोएस्क है। ठीक है, रत्नागिरी में लोएस्क है। जब आप यहाँ जाएंगे तो यहाँ की मिट्टी भी पूरी लाल दिखती है। शिवमोगा ये मैग्नीज का सेंटर है। ठीक है, ये कर्नाटक में है। और चंद्रपुर ये उत्तर प्रदेश में, यहाँ लोएस्क मिलता है। तो इस आधार पे हम देखेंगे तो हमारा 2, 3, 4 सही है, एक गलत है। ठीक है, तो इस हिसाब से बी 2, 3, 4 सही हो जाएगा। ठीक है, गोवा जो है आपका पश्चिमी सिंहभूम में स्थित है, झारखंड में है ये। पश्चिमी सिंहभूम ये झारखंड में अवस्थित है। ठीक है, इसके बाद जो हम देखेंगे रत्नागिरी, रत्नागिरी ये महाराष्ट्र में अवस्थित है, लोयस की मात्रा है। शिवमोगा मैग्नीज के लिए कर्नाटक में है, यह उसका मुख्य भंडार है। इसके अलावा चंद्रपुर जो उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारा 2, 3, 4 बी विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है, अब अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। तो बॉक्साइट मुख्यतः क्वाटरनरी निक्षेपों में पाया जाता है, पहला स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट, बॉक्साइट लेटराइट चट्टानों से संबंध है। और थर्ड स्टेटमेंट है, कर्नाटक बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। बॉक्साइट मुख्यतः क्वाटरनरी निक्षेप में पाया जाता है, पहला स्टेटमेंट। दूसरा है बॉक्साइट लेटराइट चट्टानों से संबंध है। और तीसरा है कर्नाटक बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। ठीक है, तो इसमें जो पहला स्टेटमेंट है ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें कहा जा रहा है क्वाटरनरी निक्षेप। ये क्वाटरनरी नहीं है, ये जो है आपका टर्सरी। बॉक्साइट मुख्यतः टर्सरी निक्षेप में पाया जाता है। वैसे क्वाटरनरी निक्षेप में भी हैं कुछ जो आपके हैं डिपॉजिट, वो है मगर बहुत थोड़ा कम है। तो जो मुख्य है भारत में, बॉक्साइट मुख्यतः क्वाटरनरी निक्षेप में पाया जाता है। बॉक्साइट लेटराइट चट्टानों से बिल्कुल, लेटराइट क्वाटरनरी निक्षेप ही है बॉक्साइट। और कर्नाटक जो है बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, ये गलत है, क्योंकि उड़ीसा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। तो उत्पादन का चलो 50 से 55% उत्पादित कर देता है उड़ीसा। ठीक है, तो आपका पहला स्टेटमेंट गलत है, दूसरा स्टेटमेंट सही है और तीसरा स्टेटमेंट गलत है। इस हिसाब से पूछ रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट असत्य है, तो पहला और तीसरा ये दोनों स्टेटमेंट क्या है, असत्य है। इस हिसाब से इसका आंसर सी हो जाएगा। समझे, अगला क्वेश्चन आ जाता है मेरा कि बुढ़ील और टुंडन किसकी सहायक नदी है। तो ये जो है आपका ऑप्शन है यहाँ पर, झेलम, ब्यास, रावी, सिंधु नदी, बुढ़ील और टुंडेन। तो बुढ़ील और टुंडेन जो दोनों जो है आपका किसका सहायक नदी हो जाएगा, ये हो जाएगा रावी का। दोनों जो है रावी की बाईं ओर से सहायक आकर मिलने वाली नदी है। यही इसका उद्गम देखो, हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले से उद्गम होती है, ब्रह्मौर के निकट, और चंबा शहर के पास रावी में मिल जाती है। रावी की महत्वपूर्ण सहायक नदी, वहीं टुंडेन जो है चंबा जिले से निकलती है, रावी में वही ब्रह्म चंबा क्षेत्र में जाकर के मिल जाती है। ठीक है, इस हिसाब से अन्य विकल्प गलत है। अब झेलम की कुछ सहायक नदी देख लेते हैं। झेलम में किशन गंगा, इस पर एक प्रोजेक्ट भी है, किशन गंगा प्रोजेक्ट। सिंध, लिड्डर, बेसवा, ये सब जो है झेलम के सहायक नदी है। वहीं ब्यास की सहायक नदी अगर जाए तो चंडी, ब्यास, सुखेती इसके सहायक नदी है। सिंधु काफ़ी है, श्योक, गिलगित, काबुल, झेलम, चिनाब, राजी, सतलज, सिगार, ये सब जो है किसके, सिंधु की
सहायक नदी है, ठीक है। रावी नदी पंजाब की 5 नदियों में से एक है। जानते हैं हम लोग कि पंजाब का नाम पंजाब क्यों है? पंजाब बहुत आप लोग पहले ही पढ़े होंगे 6, 7, 8 में ही, ये जो है पंजाब जो है 5 नदियों का पानी की वजह से। वो 5 नदी कौन-कौन सी? झेलम, सिन्नाब, रावी, ब्यास और सतलज। रावी का उद्गम जो होता है रोहतांग दर्रा के निकट होता है, ठीक है। अगला प्रश्न आता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। मरवा गांव जो पत्तन मांडवी नदीमुख पर अवस्थित है और मरवा गांव पत्तन एक प्राकृतिक बंदरगाह। तो हमारा आ जाता है सत्य कथन को चयन करना है, ठीक है। तो पहला जो स्टेटमेंट है हमारा, मरवा गोवा पत्तन जो है मांडवी नदी मुख पर अवस्थित है। मरवा गोवा गोवा में है, मांडवी नदी भी गोवा में है, मगर ये इसके नदीमुख पर नहीं है। ये जो है जुआरी नदी के नदीमुख पर है। जुआरी और मांडवी जो है ये गोवा की दो प्रमुख नदी है। मरवा गोवा पत्तन जो है ये जुआरी नदी के नदीमुख पर है। और मरवा गोवा पत्तन एक प्राकृतिक बंदरगाह है, बिल्कुल प्राकृतिक बंदरगाह है। इसके स्थापना, ये काफ़ी पुरानी बंदरगाह, 1885 में इसकी स्थापना हुई थी और प्राकृतिक बंदरगाह है, ठीक है। पश्चिमी तट पर अवस्थित है, हम लोग जानते हैं। अगला प्रश्न आ जाता है हमारा कि राष्ट्रीय महामार्गों की लंबाई कुल सड़कों का 40% है, पहला स्टेटमेंट है। और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का प्रचालन जो है 1995 में। तो इसमें हम देख लेते हैं, राष्ट्रीय महामार्ग की कुल लंबाई कुल सड़कों के 4% है। नहीं, नेशनल हाईवे सिर्फ 2% है। और ये कुल वहन क्षमता का 40% जरूर वहन करती है। यहाँ पे इसी में कंफ्यूजन हो जाता है। 40% वहन क्षमता है, मगर कुल अगर इसकी लंबाई देखी जाए तो भारत में जो कुल सड़क का विस्तार है उसका 2% है नेशनल हाईवे। तो ये स्टेटमेंट हो जाएगा गलत आपका। और दूसरा स्टेटमेंट आ जाता है, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का प्रचलन 1995 में हुआ। बिल्कुल 1995 में, 1988 में इसका अधिनियम नियम आया था और 1995 में यह पूर्णतः कार्य करने लगा। स्वायत्त निकाय है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। देख लीजिए यहाँ दे रखा है, राष्ट्रीय राजमार्ग सिर्फ 2% के आसपास है और वहन क्षमता इसका 40% है। वहीं राज्य मार्ग जो स्टेट हाईवे है वो भी बहुत कम, 3% है। और ये 25 से 30% का वहन करता है। बाकी जो सड़कें हैं वो 95% है, अन्य और ग्रामीण सड़कें 95% है, और शेष क्षेत्र से जो 30% बनता है वही वो वहन करता है। अब देख ले, इसमें हम लोग सबसे लंबा जो NH है हमारा, NH 44 आता है, ठीक है। भारत का सबसे लंबा जो श्रीनगर से लेकर के कन्याकुमारी तक जाता है। अगला प्रश्न आता है हमारा, नर्मदा और तापी नदी के मध्य कौन सी पर्वत श्रृंखला अवस्थित है? तो नर्मदा और तापी के मध्य जो है आपका आ जाता है सतपुड़ा श्रेणी, ठीक है। सतपुड़ा श्रेणी, तो आपका आंसर हो जाएगा सी। विंध्यन श्रेणी जो है यह सबसे उत्तर में स्थित है, ऊपर में स्थित है। जब हम लोग इसका स्टार्ट करते हैं, विंध्यन श्रेणी सबसे उत्तर में स्थित है और उत्तर दक्षिण भारत को ये अलग करती है। उसके बाद आ जाती है ये नर्मदा नदी। यह विंध्य और सतपुड़ा श्रेणियों के बीच जो विंध्याचल है और सतपुड़ा श्रेणी है उसके बीच जो है भ्रंश घाटियों में होकर बहती है। फिर आ जाता है जस्ट उसके बाद सतपुड़ा। यह जो है नर्मदा और तापी नदी के बीच जो एक ब्लॉक पर्वत के रूप में स्थित है, ठीक है। इसके उत्तर में नर्मदा और दक्षिण में क्या है, तापी है। वहीं तापी नदी जो है सतपुड़ा के दक्षिण में बहती है। तो ये एक सीक्वेंस वाइज हो गया, पहले विंध्यन, फिर नर्मदा नदी, फिर सतपुड़ा, फिर तापी नदी, ठीक है। यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसमें विंध्यन श्रेणी इंपॉर्टेंट है, उत्तर दक्षिण भारत का विभाजन करती है, ठीक है। और सतपुड़ा श्रेणी देख लीजिए, यह मुख्य रूप से महाराष्ट्र मध्य प्रदेश में फैली हुई है। सर्वोच्च शिखर धूपगढ़ी है, 1350 मीटर, जो महादेव की पहाड़ियों में है। इसके बाद जो है सतपुड़ा श्रेणी मेघालय श्रेणी में से शुरू होती है, जो नर्मदा नदी का उद्गम भी है, ठीक है। इसके अलावा हम लोग देख लेते हैं, अगला प्रश्न आ जाता है हमारा कि हिमालय पर्वत श्रृंखला के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट आ जाता है, हिमालय की सबसे बाहरी श्रेणी को शिवालिक कहा जाता है। बाहरी इन सेंस ऑफ, आप बाहरी नहीं होना चाहिए था यहाँ पर, या दक्षिणी कहिए या उत्तरी कहिए, बाहरी नहीं कह सकते, ठीक है। बाहरी कहने का मतलब यहाँ पर आई थिंक हमको लग रहा है उत्तरी दक्षिणी लिया जा रहा है, ठीक है। और हिमालय की सबसे ऊंची चोटी और आंतरिक श्रेणियाँ हिमाद्री कहलाती है। तो इसमें कह रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो बाहरी श्रेणी जो उत्तरी श्रेणी बिल्कुल शिवालिक है, ठीक है। और जो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी जिसको हम लोग जो माउंट एवरेस्ट है वो हिमाद्री का हिस्सा है। तो इसमें एक और दो दोनों सही है। हिमाद्री में आता क्या है, हिमालय का सबसे उत्तरी और आंतरिक श्रेणी, ठीक है। यह हिमालय की सबसे उत्तरी और आंतरिक श्रेणी है। इसकी जो औसत ऊंचाई है आपकी 6000 मीटर आ जाती है, जिसमें आपके सबसे ऊंचे ऊंचे चोटी जैसे माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, नंदा देवी इत्यादि शामिल है, ठीक है। यह जो है क्रॉट ग्रेनाइट से बना हुआ है, हमेशा बर्फ से ढकी रहती है। हिमाद्री से इसलिए कहा जाता है क्योंकि हमेशा बर्फ से ढकी रहती है। वहीं जब शिवालिक में आएंगे तो यह दक्षिणी, देख लीजिए दक्षिणी है, सबसे बाहरी हिस्सा है।
और इसकी औसत ऊंचाई 900 से 1100 मीटर के बीच में है। ठीक है, यह मुख्यतः किससे इसका निर्माण हुआ है? जो हिमालयी नदियां हैं उसके द्वारा लाए गए जो सेडिमेंट जमाव है उससे इनका निर्माण हुआ है। सो भूस्खलन के लिए अधिक संवेदनशील है ये। ठीक है, वहीं पे निम्न हिमालय और शिवालिक के बीच क्या हो जाती है? दून मिलता है, जिसको जैसे हम लोग देहरादून, कोटली दून इत्यादि उसमें अवस्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा आ जाता है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद, देखिए पॉलिटी का क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में संसद सदस्यों के विशेषाधिकार की चर्चा है? तो संसद सदस्यों के विशेषाधिकार की बात हो रही है, तो यहाँ आर्टिकल 105 में विशेषाधिकार की बात होती है, तो हमारा विकल्प बी सही है। बाकी ये दो आर्टिकल संसद से ही संबंधित हैं। ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं और जो आर्टिकल है उसके बारे में। तो पहले 105 के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, 105 जो होता है संसदीय विशेषाधिकार होता है। ठीक है, तो 105 जो होता है विशेषाधिकार होता है। ये विशेषाधिकार संसद को इसलिए मिलता है कि व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से जो होता है अपने कर्तव्यों का निर्वहन जो है प्रभावी ढंग से कर सके। ठीक है, अब इसमें कौन कौन सा विशेषाधिकार है? भाषण की स्वतंत्रता, मतलब संसद में जो भी वो भाषण दे रहे हैं, ठीक है, उसको जो है उसके आधार पर कहीं पे भी उन पर कार्यवाही नहीं हो सकती है। दूसरा देखें तो प्रकाशन का अधिकार, तो संसद को अपने रिपोर्ट प्रकाशित करने और उसे प्रकाशित करने से रोकने का भी अधिकार है। एक आ जाता है गिरफ्तारी से छूट, तो जो संसद का सत्र होता है, मानसून सत्र, ये सत्र वो सत्र, तो वो जो सत्र होता है उस सत्र के दौरान 40 दिन पहले और 40 दिन बाद तक किसी भी दीवानी मामले में गिरफ्तारी नहीं की जा सकती। ध्यान देना है, दीवानी मामला, फौजदारी में ये छूट नहीं है। ठीक है, तो सत्र शुरू होने से 40 दिन पहले, 40 दिन बाद। ठीक है, ये हम लोग ध्यान दे देंगे। यहाँ एक जो टर्म आया है आपका सत्र, ये भी बहुत ध्यान देने वाली बात है। ये क्वेश्चन बीपीएससी के पीटी में एक बार पूछा गया है कि भारतीय संसद में सामान्यतः कितने सत्र होते हैं? तो ये बात भी ध्यान दे लीजिए कि 3 सत्र होते हैं, बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। अभी आपका बजट सत्र ऑनगोइंग है। ठीक है, चल रहा है। तो ये देख लिए। अब देख लेते हैं बाकी विकल्प जो है हमारे पास। 84 जो अनुच्छेद है वो क्या है? संसद सदस्यता की अर्हता वो तय करती है, जिसमें भारत के नागरिक होना, निर्धारित आयु लोकसभा हेतु 25 और राज्यसभा हेतु 30 है। वहीं 105 में हम लोग देख चुके हैं। 107 में जो होता है विधेयक को पेश करने और पारित करने के प्रावधान होते हैं। साधारण विधेयक को प्रक्रिया का वर्णन है। 108 में संयुक्त बैठक होता है, दोनों सदनों के बीच गतिरोध होने पर कौन बुला सकता है? राष्ट्रपति द्वारा बुलाई जा सकती है, मगर इसका चेयर पर्सन कौन होता है? लोकसभा अध्यक्ष होते हैं। उनके अनुपस्थिति में राज्यसभा अध्यक्ष होते हैं, उनके अनुपस्थिति में जो सबसे सीनियर होता है वो होता है। तो इस तरह का वो रैंकिंग बना हुआ है। ठीक है, तो 108 में संयुक्त बैठक का प्रावधान है, राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जाता है और लोकसभा अध्यक्ष द्वारा चेयर्ड होता है। ठीक है, अब देखिए जो विशेषाधिकार संसद में अनुच्छेद 105 से मिलता है संसदों को, वही जो अधिकार है विधानसभा में क्या मिलता है? विधानसभा में जो हो जाता है आपको, राज्य विधानसभा में सदस्यों को अनुच्छेद 194 का प्रावधान है। समझे? अनुच्छेद कितना? 194 का प्रावधान है। ठीक है, विधानसभा में 194 के अंतर्गत विशेषाधिकार मिला और लोकसभा में 105 के तहत। ठीक है, विशेषाधिकार समिति जो होती है उसमें लोकसभा के 15 और राज्यसभा के 10 सदस्य होते हैं। कुल मिलाकर जो होता है 25 सदस्य होते हैं जो विशेषाधिकार हनन मामले की जांच करते हैं। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आ जाता है, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, लाभ का पद, क्या स्पष्ट व्याख्या निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत की गई है? तो लाभ का पद का स्पष्ट व्याख्या किसके अंतर्गत की गई है? तो हम लोग देखेंगे पहला ऑप्शन संविधान। संविधान में लाभ का पद का चर्चा तो है मगर उसका व्याख्या कहीं नहीं है। ठीक है, संसदीय नियमावली में भी नहीं है, न्यायिक निर्णय द्वारा तो हुआ है और जनप्रतिनिधि अधिनियम में भी इसका चर्चा नहीं है। तो हमारा आंसर हो जाएगा न्यायिक निर्णय। अब न्यायिक निर्णय कब हुआ था भाई? ये जो है एक बरदोली बनाम स्वप्न राय मामले में इसको परिभाषित किया गया था। ठीक है, संविधान में तो सिर्फ इतना लिखा गया है कि अनुच्छेद 102 के 1 के ए और 191 एक के तहत केवल इतना कहा गया कि कोई भी सांसद और विधायक सरकार के अधीन किसी भी लाभ के पद पर हो तो उसे अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। सिर्फ इतनी सी बात लिखी हुई है। ठीक है, किसमें लिखा गया है? अनुच्छेद 102 और 191 के ए में। ठीक है, 1 के ए में लिखा गया है। समझे? अब अगला क्वेश्चन आ जाता है, केंद्रीय गृह मंत्री निम्नलिखित में से किस परिषद के पदेन अध्यक्ष होते हैं? तो ये जो है आपका क्षेत्रीय परिषद जो होता है उसके पदेन अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, केंद्रीय गृह। तो क्षेत्रीय परिषद कुल कितने क्षेत्रीय परिषद है? 5 क्षेत्रीय परिषद है, जिसमें उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम और मध्य है। पूर्वोत्तर परिषद जो एक अलग अधिनियम के तहत गठित है। ठीक है, तो पूरे जो भारत है, भारत के जो राज्यों को है उसको अलग अलग क्षेत्रीय परिषद में बांटा गया है। ठीक है,
तो उसका अलग अलग बैठक होता है, उसका मुख्यालय होता है। तो क्षेत्रीय परिषद के अध्यक्ष जो हो जाते हैं केंद्रीय मंत्री होते हैं, और उपाध्यक्ष जो होता है संबंधित क्षेत्र के राज्यों के मुख्यमंत्री का जो होता है रोटेशन होता है, 1 वर्ष का उपाध्यक्ष, 1 वर्ष के लिए उपाध्यक्ष बनते हैं। तो 5 क्षेत्रीय परिषद है, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम और मध्य। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं जो अन्य विकल्प है। क्षेत्रीय परिषद के अध्यक्ष जो होते हैं केंद्रीय गृह मंत्री होते हैं, और ये संविधिक निकाय है। वही अंतर्राज्यीय परिषद की बात करें तो इसके प्रधानमंत्री होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये संवैधानिक है आर्टिकल 263 के तहत। वही राष्ट्रीय विकास परिषद जो है वो प्रधानमंत्री है, गैर संवैधानिक है। और नीति आयोग जो है वो प्रधानमंत्री इसके भी अध्यक्ष होते हैं, और कार्यकारी निकाय है ये। ठीक है, अगला प्रश्न आता है हमारा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? ठीक है, तो पंथ निरपेक्ष की बात हो रही है, पहली बार धर्मनिरपेक्ष पंथ निरपेक्ष किया गया था। 42वां संविधान संशोधन है, जिसे लघु संविधान भी कहा जाता है, जिसमें पंथ निरपेक्ष को पहली बार जोड़ा गया। ठीक है, इसके अलावा प्रस्तावना में 3 प्रमुख बदलाव भी किए गए, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, इन तीनों चीज को जोड़ा गया पहली बार किसमें? प्रस्तावना में। ठीक है, इसके अलावा देखिए इसके कुछ प्रमुख प्रावधान क्या है संशोधन के, तो जो 26 और जो अन्य इम्पोर्टेंट है, 26वां संशोधन जो हुआ ये प्रिवी पर्स को खत्म किया था। ठीक है, 26वां संविधान संशोधन जो था प्रिवी पर्स से था। ठीक है, ये विशेषाधिकार था, पुराने राजा महाराजाओं को जो है ना सरकार एक अमाउंट देती थी, काफी अमाउंट था। तो इसको जो है 26वां संविधान संशोधन, इंदिरा गांधी का बहुत बड़ा योगदान था इसे खत्म करने में, प्रिवी पर्स को खत्म करने में। तो 26वां संविधान संशोधन जो था प्रिवी पर्स से संबंधित था। 44वां आपातकाल के दुरुपयोग को रोकने का प्रावधान था। इसके अलावा 52वां जो बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, दल विरोधी कानून 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया, राजीव गांधी के समय ये आया था। ठीक है, अब अगला प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? आयोग और अनुच्छेद। तो वित्त आयोग 280 में इसका प्रावधान है, नीति आयोग 279 के ए में। ठीक है, तो सुमेलित नहीं पूछ रहा है। चुनाव आयोग 324 तो है, राज्य लोक सेवा आयोग 315 है, नीति आयोग 279 का ए में नहीं है। तो इस हिसाब से हमारा कौन सा गलत हो जाएगा? बी हो जाएगा। वैसे भी नीति आयोग एक संवैधानिक निकाय नहीं है, हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पे संविधान के किसी अनुच्छेद में उसका चर्चा होगा क्यों? ठीक है, तो ये संवैधानिक बॉडी है भी नहीं। इसकी स्थापना नीति आयोग की 1 जनवरी 2015 को हुई थी, कार्यकारी प्रस्ताव से आया था। वहीं जब 279 ए की बात होती है तो ये जीएसटी आता है इसके अंतर्गत, इस अनुच्छेद के अंदर जीएसटी काउंसिल है, और जिसको कि 101वें संविधान संशोधन के द्वारा 2016 में जोड़ा गया। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन आ जाता है हम लोगों का कि निम्नलिखित में से कौन सा संविधान सभा का एकमात्र दलित महिला सदस्य थी? तो ये तो मान लीजिए उस समय संविधान सभा में 15 सदस्य थी शायद महिला, तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका दक्षायनी वेलायुधन। दक्षायनी वेलायुधन जो थी एकमात्र दलित थी, 15 सदस्य जो थी महिला भारतीय संविधान सभा में, उसमें एक कौन थी? दक्षायनी वेलायुधन। ये जो थी ना दक्षायनी वेलायुधन, ये जो थी आपका महाराष्ट्र मद्रास प्रेसिडेंसी से आती थी। ठीक है, एकमात्र दलित महिला थी ये। ठीक है, दक्षायनी वेलायुधन। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, गरीब व कमजोर वर्गों को निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करने और न्याय सुनिश्चित करने का अनुच्छेद कौन सा है? किसमें चर्चा है? तो ये तो आर्टिकल 39A में इसका चर्चा किया गया है। ठीक है, ये जो है आपका किस चीज़ का भाग हो गया? नीति निर्देशक तत्व में शामिल है, आर्टिकल 39A, जिसमें क्या किया गया है कि समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता का प्रावधान किया गया है। ठीक है, यह जो है आपके मूल संविधान में नहीं था, इसे 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में जोड़ा गया। ठीक है, और इसी के क्रियान्वयन के लिए जो है आपका नलसा जो है उसकी स्थापना की गई, राष्ट्रीय कानून सेवा प्राधिकरण के कब की गई? ये भी इंपॉर्टेंट है, नलसा की स्थापना कब की गई? तो 1987 में की गई थी। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, नलसा की स्थापना 1987 में की गई थी। इसके अलावा अन्य आर्टिकल देखते थे, 38 जो क्या कहता है आपका, राज्य सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए लोक कल्याण की अभिवृद्धि करना है, डीपीएसपी को इम्प्लीमेंट करने की बात की गई है। 39A में आपका निःशुल्क विधिक सहायता। 233 किससे संबंधित है? जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित है। 237 किससे संबंधित है? जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति। और वहीं ये जो है आपका कुछ जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति और उसके द्वारा किए गए निर्णयों का सत्यापन, वैलिडेशन से रिलेटेड है। अब एक क्वेश्चन आ जाता है, भारतीय संविधान में राज्य की परिभाषा किस अनुच्छेद में है? तो ये जो है आपका अनुच्छेद 12 में राज्य का परिभाषा दिया हुआ है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
12 में आपका राज्य का परिभाषा दिया हुआ। अब राज्य के अंदर आप स्टेट जो एक टर्म है उसके अंदर स्टेट आप सिर्फ बिहार या देश को नहीं कह सकते। यहाँ पर जो है एक देश की बात हो रही है, तो इसमें बहुत सारे संस्था भी आ जाते हैं, ठीक है। तो राज्य की परिभाषा जो है आर्टिकल अनुच्छेद 12 में दिया गया, क्योंकि देखिए मौलिक जो हम लोगों का मौलिक अधिकार है वो जो शुरू होता है तो वो आपका 14 से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो आर्टिकल 12 में जो होता है आपका स्टेट का डिफिनेशन होता है, ठीक है। और जब 13 में घुसेंगे हम लोग तो 13 क्या करता है, ये जो है पावर देता है न्यायपालिका को, किस चीज का, जुडिशियल रिव्यू का। क्यों, तो कोई मौलिक अधिकार का हनन न करे इस चीज के लिए। तो 12 में स्टेट का डिफिनेशन सबसे पहले स्टेट एस्टेब्लिश करेंगे, तब ना हम उस वहाँ के लोगों को अधिकार देंगे, मूल अधिकार देंगे, तो स्टेट एस्टेब्लिश हुआ। फिर उस अधिकार का संरक्षण के लिए आर्टिकल 13 में सुप्रीम को जो आपका न्यायपालिका है उसको पावर दिया गया है, ठीक है। और फिर 14 से आपका जो है मौलिक अधिकार चालू हो जाता है, ठीक है। विधि के समक्ष समानता है 14 में आपका। 21 में प्राण और दैहिक स्वतंत्रता है, ठीक है। देखिए 13 में आपका न्यायिक पुनर्विलोकन की बात हो रही है। और राज्य में निम्नलिखित निकाय शामिल है, भारत की सरकार और संसद दोनों आ जाती है, अर्थात केंद्र सरकार की कार्यपालिका और विधायिका। राज्य की सरकारें दोनों आज आपके आ जाते हैं। कुछ स्थानीय प्राधिकरण भी हो जैसे नगर पालिका, जिला पंचायत, बोर्ड, सुधार ट्रस्ट। इसके अलावा अन्य प्राधिकरण भी जैसे LIC, ONGC, CLGL, ये सभी राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न आता है हमारा, शक्ति का पृथक्करण का सिद्धांत का प्रतिपादक कौन था, ठीक है। ये थोड़ा आपका क्वेश्चन आ जा रहा है पॉलिटी के। इसका आंसर हमारा जो हो जाएगा आपका चार्ल्स डी मॉन्टेस्क्यू। तो मॉन्टेस्क्यू थे कौन, एक फ्रांसीसी दार्शनिक थे। उन्होंने अपनी पुस्तक द स्पिरिट ऑफ लॉज में पहली बार इस सिद्धांत की चर्चा की, ठीक है। उन्होंने पहली बार इस सिद्धांत की चर्चा की, जिसमें क्या कहा गया कि ये बात कहा गया कि अगर किसी एक व्यक्ति या संस्था को अगर पूरा अधिकार दे दिया जाए तो वो निरंकुश और अत्याचारी भी बन सकता है। तो उसके समाधान के लिए क्या होगा, शक्ति का विभाजन होगा। इसी आधार पर विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका का 3 अंग में विभाजन हुआ, ठीक है। और भारत में यही व्यवस्था है, शक्ति का पृथक्करण के आधार पर चलता है, ठीक है। अब यहाँ देख लीजिए, इसका चर्चा भी है। अनुच्छेद 50 में स्पष्ट कहा गया है कि कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग रखें। इसका जो चर्चा हमारे संविधान में आता है। इसके अलावा जो जॉन लॉक है वो उदारवाद के जनक थे, प्राकृतिक अधिकारों की बात की, ठीक है। इसके अलावा रूसो जो है उस सामान्य इच्छा और सामाजिक समझौते का सिद्धांत दिया, जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, जनरल विल एंड सोशल कॉन्ट्रैक्ट रूसो ने दिया। ये फ्रांसीसी क्रांति से प्रेरित थे। वहीं प्लेटो यूनानी दार्शनिक थे, द पब्लिक में दार्शनिक राजा और आदर्श राज की कल्पना की थी उन्होंने अपनी पुस्तक द रिपब्लिक में। अगला क्वेश्चन आता है, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सी व्यवस्था अमेरिकी संविधान से ली गई है। तो बहुत इंपॉर्टेंट, अभी हम लोग जस्ट बात कर रहे थे कि आर्टिकल 13 से पावर मिलता है किसको, तो न्यायपालिका को क्या करने के लिए, जुडिशियल रिव्यू करने के लिए। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, न्यायिक समीक्षा। ये किससे मिला है भाई, US के संविधान से मिला है, ठीक है। अब लोगों का संविधान जो है क्या हुआ है कि अलग अलग स्रोतों से जो जो अच्छी बातें हैं उसको उठाकर लिया गया है, ठीक है। तो वो जो है हम लोग जुडिशियल रिव्यू कहाँ से लिए हैं, अमेरिका से लिए हैं। तो अब एक चीज़ ये भी देख लेंगे कि अमेरिकी संविधान में ये कहाँ से आया है। वहाँ एक 1803 में जो था मार्बरी बनाम मेडिसन मामला, ठीक है, अमेरिकी संविधान में ये एक बार पूछा हुआ है, ठीक है। अमेरिकी संविधान में ये क्वेश्चन नहीं पूछा हुआ था, इसी तरह का कुछ क्वेश्चन घुमा करके पूछा गया था, ठीक है। जो अमेरिकी संविधान में आया था, कहाँ से आया था, मार्बरी बनाम मेडिसन से आया था। और देखिए न्यायिक समीक्षा का कहीं शब्द सा चर्चा नहीं है संविधान में, लेकिन उसका उल्लेख है, स्पष्ट रूप से नहीं है, मगर उसके लिए अलग अलग प्रावधान हैं न्यायिक समीक्षा के लिए। तो कौन कौन से हैं, तो अनुच्छेद 13, 31, समझे, और 226, ये जो है स्पष्ट रूप से न्यायिक समीक्षा का प्रावधान करता है, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं संसदीय प्रणाली जो है वो इससे अलग है। संसदीय प्रणाली जो है आपका अमेरिका का अध्यक्षीय प्रणाली है, ठीक है। भारत में अमेरिका की अध्यक्षीय प्रणाली के बजाय ब्रिटेन की वेस्टमिंस्टर प्रणाली से चुना गया, जहाँ कार्यपालिका जो होता है किसके प्रति जवाबदेह होती है, विधायिका के प्रति। ये जो है एक बार BPSC का क्वेश्चन है, से स्टेटमेंट देकर के कन्फ्यूज किया गया था, ठीक है। अगला प्रश्न आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक का विदेशी मुद्रा भंडार का घटक है। तो इसमें स्वर्ण भंडार आता है, SDR, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, SDR स्पेशल ड्राइंग राइट्स। जो ये जो होता है SDR जो होता है
ये आपका मुद्रा बास्केट होता है, किसके द्वारा जारी किया जाता है? आईएमएफ द्वारा। आईएमएफ कुछ मुद्रा में वो क्या करता है? एक्सचेंज करता है, उसे एसडीआर कहा जाता है, ठीक है। और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में आरक्षित भंडार, ठीक है। तो यहाँ प्रश्न क्या है हमारा? निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक की विदेशी मुद्रा भंडार का घटक है? ये चारों हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि जापानी येन जो है ये एसडीआर का हिस्सा शायद है, तो इसलिए जापानी येन हो जाएगा, क्योंकि ये एसडीआर का हिस्सा है। अब एसडीआर के अंतर्गत कितने करेंसी आते हैं? तो इसमें शामिल कौन कौन सा है? सबसे पावरफुल जो अभी हम लोग चर्चा करते हैं, यूएस डॉलर तो होगा ही, ठीक है। उसके बाद आ जाता है आपका यूरो, दूसरा आता है चाइनीज युआन, तीसरा उसके बाद जैपनीज येन, और फिफ्थ जो होता है ब्रिटिश पाउंड। इसमें लेटेस्ट जो एंट्री है ना आपका, वो जो है आपका चाइनीज युआन का है। 2016 में इसका जो है एंट्री हुआ था। ये चीन के इकोनॉमी के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट था। एसडीआर या एमएफ जारी करता है स्पेशल ड्राइंग राइट, ठीक है। और अभी हम लोग का 700 बिलियन के आसपास हो गया है विदेशी मुद्रा भंडार, ठीक है। ये भी जान लीजिए, करंट का है, जनवरी का डाटा मैं बता रहा हूँ आपको। अगला प्रश्न आ जाता है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, समिति और उसके सुझाव, ठीक है। तो पहला जो है पीजे नायक, आर्थिक पूंजी ढांचे की समीक्षा, उर्जित पटेल, मौद्रिक नीति ढांचे की जांच, विमल जलान, बैंकिंग प्रणाली, केलकर समिति, अवसंरचना विकास। तो इसमें कौन कौन सा सही है? तो उर्जित पटेल तो मौद्रिक नीति ढांचे की जांच थी, ठीक है। पीजे नायक आर्थिक पूंजी ढांचे की समीक्षा थी, उर्जित पटेल वहीं पे मौद्रिक नीति ढांचे की जांच की थी। परंतु विमल जालान जो है ना, बैंकिंग प्रणाली से संबंधित नहीं है। विमल जालान जो है आपके, वो आर्थिक पूंजी ढांचे की समीक्षा के लिए आरबीआई के अधिशेष के वितरण की सिफारिश दी थी, ठीक है, ये ध्यान दे दीजिए। वहीं जब केलकर समिति की बात करते हैं, तो केलकर समिति जो है आपका टैक्सेशन से रिलेटेड है, ठीक है, कर सुधार से संबंधित है, कर सुधार अवसंरचना से संबंधित है केलकर समिति। तो इस हिसाब से उर्जित पटेल और पीजे नायक होंगे, अर्थात 1 और 2 हमारा सही आंसर है ए, ठीक है। अगला प्रश्न आता है कि उदार ऋण की खिड़की निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? उदार ऋण की संबंध खिड़की जो आती है, वो आपका विश्व बैंक समूह के अंतर्गत आता है। इसमें आपको जो है 3 चीज को शामिल किया जाता है। इसमें जो हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ आईडीए, ठीक है। ये विश्व बैंक समूह का जो है कम ब्याज दरों पर जो है जो गरीब देश हैं उन्हें ऋण प्रदान करता है, जो 35 से 40 साल की अवधि के लिए दिया जाता है, जिसमें प्रारंभिक 10 साल तो टैक्स फ्री रहता है, या बहुत जो भी टैक्स रहता है वो बहुत कम रहता है। तो इसकी स्थापना 1960 में हुई थी, ठीक है। इसके बाद डब्ल्यूटीओ हम लोग जानते हैं, व्यापारिक नियमों का निपटारा करता है। और एशियाई विकास बैंक जो ये क्या करता है आपको, एशियाई डेवलपमेंट बैंक है, ठीक है। और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ है, ठीक है। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं बहुआयामी निर्धनता सूचकांक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। इसे नीति आयोग द्वारा जारी किया गया पहला स्टेटमेंट। दूसरा है, यह स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर के अभावों की पहचान करता है, ठीक है। तो ये तो इसे नीति आयोग द्वारा जारी किया जाता है, बिल्कुल सही है। और इसमें जो है इसका सूचक ही है, इसका संकेतक ही है स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर, ठीक है। तो यह दोनों विकल्प सही है, ठीक है। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, ठीक है। नीति आयोग 2021 में पहली बार ये मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जारी किया। उसको 2023-24 में भी अपडेटेड रिपोर्ट जारी किया गया है, ठीक है। जो वैश्विक है वो यूएनडीपी और ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव द्वारा जारी किया जाता है। जो इंडिया के अंदर होता है नीति आयोग जारी करता है, और जो वैश्विक स्तर पर होता है उसको यूएनडीपी और ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव द्वारा जारी किया जाता है। इसमें मुख्य संकेत देखिए, स्वास्थ्य जिसके अंतर्गत जो होता है आपका पोषण, मातृ स्वास्थ्य, बाल मृत्यु दर आते हैं, शिक्षा वर्षों में स्कूल शिक्षा और उसकी उपस्थिति, जीवन स्तर इसमें रसोई, ईंधन, स्वच्छता, पानी, बिजली, पानी, ये तीनों चीज आते हैं। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, इसमें कुल जो होता है ना, कुल 12 संकेतक होता है। नहीं, पहले 10 थे, जो एमपीआई के मुख्य थे वो 10 थे, अब जो है 11 हो गए। स्वास्थ्य में 3, शिक्षा में 2 और जीवन स्तर में 6 संकेतक होते हैं। 2024 के रिपोर्ट के अनुसार भारत में 2005-6 से 2019-21 तक बहुआयामी गरीबी जो है 27.1 करोड़ लोगों की कमी आई है, ठीक है। ये डाटा बताता है। अगला प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से कौन सी किसी देश की आर्थिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं? तो आर्थिक विकास की बात हो रही है, ठीक है। तो इसमें आपका तो प्राकृतिक संसाधन बिल्कुल हो जाएगा। अगर आपका नेचुरल रिसोर्स नहीं है तो आपका इंडस्ट्री डेवलप नहीं करेगा, आपका ह्यूमन डेवलपमेंट नहीं होगा, कोई भी डेवलपमेंट नहीं होगा, ठीक है। तो नेचुरल रिसोर्सेज बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉपुलेशन अगर है तो वो एक ह्यूमन रिसोर्स के रूप में है, और ये काफ़ी ज़रूरी है डेवलपमेंट के लिए।
पॉलिटिकल फैक्टर बिल्कुल अच्छी सरकार रहेगी, अच्छी शासन लाएगी, अच्छी व्यवस्था में काफ़ी डेवलपमेंट होगा। करप्ट गवर्नमेंट रहेगी तो आपका डेवलपमेंट नहीं होगा। तो राजनीतिक कारण तो हैं ही, वहीं तकनीकी प्रगति टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप जापान को देख लीजिए, छोटा सा देश जिसके पास ना एरिया है, ना पॉपुलेशन है, ना रिसोर्सेस है उस हिसाब से, फिर भी वो डेवलप कर रहा है सिर्फ टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस पे। ठीक है, तो इस आधार पर देखें तो आर्थिक विकास के लिए ये चारों चीज़ बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अगला प्रश्न जो हमारा आ जाता है कि बैंक बोर्ड ब्यूरो, ठीक है, बीबी बैंक बोर्ड ब्यूरो, ठीक है, ये बीबीपी निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ये एक संविधिक निकाय है, पहला स्टेटमेंट। इसके अध्यक्ष आरबीआई का गवर्नर होता है। ये गलत बात है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, इसके बाद कर रहा है यह बैंकों की रणनीति पूंजी जुटाने में सहायता करता है। ये तो करता है ये। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारा विकल्प क्या हो जाएगा, विकल्प सी अर्थात 3 सही है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट जो है ये संविधिक निकाय बिल्कुल नहीं होगा। ये क्या हो जाएगा, स्वतंत्र एवं सलाहकारी निकाय है। ठीक है, तो इसका गवर्नर आरबीआई नहीं होता, ये स्वतंत्र होता है। तीसरा स्टेटमेंट बैंकों को रणनीतिक और पूंजी जुटाने में हेल्प करता है, ये करता है। ठीक है, इस आधार पे इसका जो आपका आंसर क्या हो जाएगा, विकल्प सी। ठीक है, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी सर्वाधिक प्राथमिक उत्पादकता वाला बायोम है। इकोलॉजी का क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, जिसमें सवाना, बोरियल वन, शीतोष्ण घास भूमि और उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, इसमें कोई विवाद नहीं। सबसे ज़्यादा उत्पादकता कहाँ होगी, जहाँ सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी है, कहाँ है, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन में है। ठीक है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्राथमिक उत्पादकता होगी। प्राथमिक उत्पादकता होता क्या क्या है, तो प्रति इकाई, देख लीजिए हम, प्रति इकाई क्षेत्र में, प्रति इकाई समय में पौधे द्वारा जैव पदार्थ और ऊर्जा की मात्रा को ही हम लोग क्या कहते हैं, प्राथमिक उत्पादकता। ठीक है, तो ये स्पष्ट है जो परिभाषा है उस हिसाब से, तो जहाँ ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी होगा वहीं पर होगा। तो हम लोग जानते हैं उस कटिबंधीय सदाबहार वन, जहाँ सबसे ज़्यादा वृक्ष पाए जाते हैं, विविधता होती है, तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी है और सबसे ज़्यादा उसका जो प्राथमिक उत्पादकता होगा वहाँ। ठीक है, वहीं जब दूसरे विकल्प जाते हैं, बोरियल वन, जो टेगा क्षेत्र ऊपर वाला है आपका, ये तो इसका विस्तार, ये दुनिया के सबसे विस्तृत वन क्षेत्र में, लंबे, अमेजन को सबसे बड़ा कहा जाता है और ये सबसे लंबा वन है बोरियल वन। समशीतोष्ण घास भूमि, उसको विविधता बहुत कम होती है, इस वजह से यहाँ पे आपको उत्पादकता में भी कमी देखने को मिलेगी। अगला प्रश्न आता है निम्नलिखित में से कौन सा वनोन्मूलन का परिणाम है, तो मतलब डिफोरेस्टेशन से क्या होगा, जैव विविधता की तीव्र वृद्धि नहीं भाई, एल्बिडो में परिवर्तन होगा। एल्बिडो जो होता है वो हमारा क्या होता है, एल्बिडो जो होता है सन से जो हीट आता है उसका डिस्ट्रीब्यूशन हमारे इन्वायरमेंट में कैसे होता है, उसी को एल्बिडो के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो बिल्कुल, जब पेड़ कटेंगे तो तापन का प्रभाव पड़ेगा ही, तो एल्बिडो में परिवर्तन होगा और भूस्खलन में वृद्धि तो होगी ही होगी। तो 2-3 हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात हमारा आंसर हो जाएगा बी, 2-3। ठीक है, अगला प्रश्न आ जाता है 79, इसका तो हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। इस तरह हमारा जो है ये सेट कंप्लीट हुआ। ठीक है, आप लोग देख लीजिए, सॉल्यूशन कर लीजिए। ठीक है, इसके बाद अपना कमेंट बॉक्स में जो भी क्वेरी है उसको डालिए। ठीक है, जिससे हमें पता चलेगा कि आप लोगों को कितना हेल्प मिला इससे।